नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे और भाषा है हमारी हिंदी। सर्वप्रथम भाषा देखते हैं। ये जो भाषा शब्द है ये भाष धातु से बना है। भाष जो कि संस्कृत का शब्द है भाष। अब आप कहोगे कि ये भाष धातु क्या है, तो इसका अर्थ होता है भली प्रकार समझना, किसी भी चीज को भली प्रकार समझना। इसलिए भाषा जो है भाष धातु से बना है और इसका अर्थ होता है कि विचार विमर्श जो हम एक दूसरे के संप्रेषण के लिए प्रयोग में लाते हैं उसे भाषा कहते हैं। तो हमारा प्रकरण है हिंदी। अब हिंदी को समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हिंदी की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, हिंदी शब्द आया कहाँ से है, हिंदी भाषा कैसे विकसित हुई है। तो सर्वप्रथम हम जाएंगे संस्कृत। हिंदी की जननी, और इसी संस्कृत से दो भाषाएं उत्पन्न हुई। पहला रूप है वैदिक संस्कृत और दूसरा रूप है इसका लौकिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत में रचना हुई वेद, उपनिषद आदि, और लौकिक संस्कृत में जो सामान्य बोलचाल की भाषा थी उसमें सामान्य वार्तालाप, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं आप समझ रहे हो, ये सीधा संवाद है अपना। तो ये जो वैदिक संस्कृत थी ये साहित्यिक भाषा है, इसमें साहित्य आ गया, जो वेद है उपनिषद है। ये लौकिक संस्कृत का बाद में बहुत ज्यादा विकसित हुई। लौकिक संस्कृत बाद में विकसित हुई, वैदिक का इतना विकास नहीं हुआ। अब आप सोचोगे कि लौकिक का विकास हुआ, वैदिक का क्यों नहीं हुआ? तो सामान्य सी बात है, मानव प्रकृति है कि जो सरल वस्तु होती है, जिसमें सरलता होती है, उसका विकास ज्यादा होता है। तो इसमें वैदिक संस्कृत में क्या है कि सामान्य से उच्चतर भाषा थी, तो इसका विकास यहीं तक हुआ। लेकिन लौकिक का बाद में स्वरूप बदला और परिवर्तन के साथ लौकिक संस्कृत जो है बाद में बन गई। तो लौकिक जो संस्कृत है इसका ही बदला हुआ स्वरूप आया पाली, भाषा आई पाली। ये लौकिक का स्वरूप है जो परिवर्तित हो गया। जैसे भाषा में शब्दों को, जैसे मैं आपसे अभी कहूंगा कि घड़ी में क्या टाइम हुआ है, तो टाइम शब्द अंग्रेजी का है, घड़ी में क्या टाइम हुआ है बाकी हम हिंदी बोल रहे हैं। तो इसका मतलब मिश्रण हो गया, शब्दों को ले लिया गया, तो जो रूप है वो परिवर्तित हो गया। लेकिन वैदिक में ऐसा नहीं है। वैदिक में जो साहित्यिक भाषा है वो वेदों की उपनिषदों की वैसी की वैसी चलेगी, लेकिन इसमें परिवर्तन हुआ। फिर बड़ी पाली, और पाली जो है मुख्य रूप से बौद्ध धर्म, बौद्धों की भाषा थी, कौन सी? पाली। और पाली में ही बौद्धों के जो है वो त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक की रचना हुई। त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीन पिटक थे। आपको पता है बौद्ध धर्म के तीन पिटक, त्रिपिटक जिनको बोलते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है। अब पाली से चलते चलते जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ, जैसे मानव की प्रकृति है कि स्वभाव उसका परिवर्तनशील है, वैसे वैसे आगे आते आते ये परिवर्तित हुई और इसका स्वरूप बना प्राकृत।
अब आ गए हम प्राकृत में। प्राकृत में फिर क्या हुआ, जैन धर्म की जो रचनाएं हैं, जैनियों ने किसको महत्व दिया, प्राकृत को। तो इसमें प्राकृत में जैन की आपको पता है आगम वगैरह जो जैनियों के ग्रंथ है वो किस में लिखे गए, इसी में प्राकृत भाषा में। और प्राकृत के बाद जब हमारी भाषा जो आगे चल पड़ी वो आई अपभ्रंश। प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप, जब शब्द बिगड़ते गए तो अपभ्रंश भाषा आई। और अपभ्रंश में से बाद में जो है सौर सैनी अपभ्रंश जो है भाषा हुई, जिससे फिर हिंदी का आविर्भाव हुआ। ये आ गई हमारी हिंदी। तो संस्कृत के बाद में वैदिक, लौकिक और वैदिक जो है साहित्यिक भाषा है, जिसमें वेद उपनिषद वगैरह रचे गए। ये आपको ध्यान रखना है, वैदिक और लौकिक ये संस्कृत के दो रूप है, ठीक है। और बाद में लौकिक जो सामान्य बोलचाल की भाषा है, उससे बाद में बनी पाली जो बौद्ध धर्म की है। और इसमें बताया था आपको त्रिपिटक के जो है वो पाली है। और पाली के बाद में प्राकृत जैन की, फिर अपभ्रंश आई, अपभ्रंश में से सौर सैनी हिंदी। अब आपसे मान लो प्रश्न कर लिया जाए ऐसे कि हिंदी का आविर्भाव कैसे हुआ, किस भाषा से हुआ। आपको विकल्प दे दिया, मान लो ए में आपको संस्कृत दे दिया, बे में आपको दे दिया ये सौर सैनी दे दिया, और से में आपको अपभ्रंश दे दिया, और दे में आपको उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये परीक्षार्थी जो होता है उसको मेरे ख्याल से चारों ऑप्शन, चाहे आपको पहली नजर में ही उत्तर दिखाई मान लो कोई भी दे दिया, फिर भी आपको चारों विकल्प पढ़ने चाहिए। यदि आप चारों विकल्प, अब आप इसमें से सोच लीजिए कि कौन सा हमने अभी पढ़ा है, तो इसमें से इसका जो विकास है हिंदी का, आप चारों में से कौन सा लगाओगे, सोच लिया आपने। अब प्रथम दृष्टिया क्या है, ये तीनों ऑप्शन सही है, तीनों को भी आप गलत नहीं ठहरा सकते, लेकिन हमको देखना ये जो उपलब्ध है उनमें सर्वोत्तम कौन सा है। अब आप सर्वोत्तम की खोज जब करते हो तो आपको प्रथम दृष्टिया सौर सैनी, यदि सौर सैनी ऑप्शन में नहीं है, संस्कृत है, अपभ्रंश है, फिर भी आप संस्कृत नहीं करोगे, अपभ्रंश। यदि अपभ्रंश भी नहीं है तब आपका विकल्प चयन होना चाहिए संस्कृत, तभी सही है। मैंने देखा है कि कई बार परीक्षा में क्या करते हैं, जल्दी संस्कृत देखी और संस्कृत को कर दिया, नहीं, हमने जैसे देखा उसी प्रकार से। अब ये हो गई हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो हमने अभी पढ़ा हिंदी की ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो हमने देखी उसमें हिंदी को देखा हमने किस प्रकार हमारी हिंदी ने जो है अपनी यात्रा की है। फिर हम देखते हैं कि किसी भी वस्तु को या भाषा को देखने से पहले उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक, राजनीतिक, ये जान लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। तो इसके बाद हम इसकी
जो है भौगोलिक सीमा देखते हैं। भौगोलिक में आप देखिए, भौगोलिक में आप देखेंगे कि जैसे ये मध्य देशीय भाषा है हमारी, जो भारत के, ऐसा नहीं है कि भारत से बाहर है हिंदी नहीं बोली जाती है, लेकिन हम भारत के संदर्भ में देखते हैं। तो भारत के संदर्भ में देखेंगे मध्य के जो भाग है, आप उत्तर पूर्व को छोड़ दीजिए, उसके बाद मध्य का अर्थ ये नहीं है कि बिल्कुल आपने सेंटर का ले लिया भाई कि ये एक राज्य है, जो नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। आप उत्तर पूर्व को छोड़ दीजिए, उसके बाद में जो गंगा यमुना का जो मध्य भाग है, मैदानी भाग है गंगा यमुना का, वो पूरा का पूरा इस भाषाभाषी क्षेत्र में आता है। जैसे आप देखेंगे कि राजस्थान तो है भौगोलिक क्षेत्र में, राजस्थान और हरियाणा, फिर आपके मध्य प्रदेश, एमपी, यूपी, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये सारे के सारे जो है इसी हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र में आते हैं। मतलब कुल मिला की बात यह है कि मध्य जो भाग है हमारे भारत का, उसमें जो है हिंदी जो है प्रचलित है, हिंदी भाषा बोली जाती है, हिंदी भाषा समझी जाती है। और इसमें आगे आप देखिएगा, अब आप हमने देख ली भौगोलिक सीमा इसकी कितनी विस्तृत है, वो देख ली हमने। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हमारी हिंदी कहां से कैसे यात्रा करते करते हिंदी का ये आज का स्वरूप आया है, ये हमने देख लिया। अब हम इसकी राजनीतिक जो है इसकी क्या व्यवस्था की गई है उस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। राजनीति का मतलब है संविधान में इसकी संवैधानिक स्थिति के बारे में जान लेना आवश्यक है। संविधान में मित्रों आपको पता होना चाहिए ये, क्योंकि आपकी हमारी जो है राष्ट्रभाषा प्रिय भाषा हिंदी, इसके बारे में आपको सबको पता होना चाहिए हमको कि 22 भाषाएं प्रथम दृष्टया 8वीं अनुसूची में संविधान में कहां कहां हिंदी को जगह दी गई है ये हम देखते हैं। तो जैसे 8वीं जो अनुसूची है अपनी, उसमें हमको पता है कि 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। तो 22 भाषाओं में कितनी भाषाएं हैं? 22, और 22 में एक भाषा हमारी है कौन सी? हिंदी। हिंदी को इन 22 भाषाओं में हिंदी को स्थान मिला है। फिर संविधान की बात करते हैं तो आगे चलते हैं। फिर संविधान के 17वें भाग में, भाग नंबर 17वें भाग में जो है हिंदी भाषा को अनुच्छेद 343 आर्टिकल 343 343 से लेकर